घर के खाने को स्त्रियों की हैसियत से जोड़ दिया गया है कि भाई आप जो है घर का खाना बनाते हैं, ये भी कोई काम है? आप एक एम्पावर्ड वुमेन हैं, आप कोई घर का खाना बनाने के लिए हैं? क्यों भाई, हेल्थ आपकी है। जब आपने नंदन ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से ये वही साल है जब आपकी कोर्ट मैरिज शादी भी हो रही है, तो आप सर से ये क्षमा शर्मा जो है सुधीर पचौरी जी से कहाँ टकरा जाती हैं और कैसे कोर्ट मैरिज हो जाती है? हाँ, ये अक्सर सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। मुझे इसे कहने में ये नहीं है कि अगर मेरा लव अफेयर होता तो मेरी शादी, मतलब लव अफेयर को बताने में कोई दिक्कत है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ टीचर्स का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। वो लेडी कॉलेज की टीचर्स थी और उन्होंने कहा कि हमारी प्रिंसिपल हमें मैटरनिटी लीव तक नहीं देती और हमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई परेशानी हो तो वो कहती हैं कि भाई आप क्या इकलौती प्रेग्नेंट हुई हैं। और जो अमेरिका में दिखता भी है या यूरोप में दिखता है कि वो हेल्पलाइन लगी हुई है घर में, बच्चे का गलती से भी उस पर हाथ पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी आपके घर में। और वहाँ पे रिश्ता माता पिता और बच्चे का ये दिखता है मुझे कि जैसे माता पिता ही सबसे बड़े दुश्मन है बच्चे के, तो इसलिए बच्चे को पुलिस बचाएगी आके। अरे अपने बच्चे को माँ बाप बचाते हैं। माली से बात करके देखिए, वो आपको बताएगा कि किस पौधे की उम्र कितनी होती है, किस पौधे पे कब फूल आएंगे, किस पौधे को कलम की जरूरत है, किस पौधे की डालियां ही गमले में या धरती पर उग सकती हैं। तो क्या ये कम बड़ा ज्ञान है? कोई दारू पीता है, उसकी चॉइस है, मुझे इसमें कोई जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं पीती, ना मैं पीना चाहती। एक बार मैं अपने वहाँ बेटे के पास गई, मैं अक्सर जाती हूँ, तो वो लोग, मतलब ये बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, लोग इसका थोड़ा अलग अर्थ ले सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि पुरुष सच लिख सकते हैं, लेकिन सच का सच स्त्रियां लिख सकती हैं। और आज बतरस में जो शख्सियत हमारे बीच में है, वो पिछले 52-53 सालों से लगातार लिख रही हैं, और क्या खूब लिख रही हैं। जब हम आपकी रचनाओं से गुजरते हैं तो सच तो पाते ही हैं, और कई बार सच का सच भी उसमें पाते हैं। आज जब बुढ़ाती पीढ़ी को ये शिकायत है कि नई जनरेशन सुनती नहीं है, समझती नहीं है, और नई जनरेशन को ये शिकायत है कि उनसे जो बड़ी वाली पीढ़ी है वो कम्युनिकेशन गैप करती है, ऐसे में उन्होंने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या लिखा है, क्या खूब लिखा है। उस अंतर्मन तक आपकी पहुंच बहुत ही प्रशंसनीय है। स्त्रियों के बारे में लिखना, स्त्री होना, स्त्री होकर स्त्रियों की कहना, ये एक बात है, लेकिन स्त्रियों की कहन कहते वक्त तर्कपूर्ण होना, वो संतुलन साध ले जाना, ये अपने आप में बहुत ही शानदार बात है, और ये आपकी पूरी राइटिंग में नज़र आती है। जब आप लिखते हैं, अपने आसपास से आप अछूते नहीं रहते, आप सबसे संवाद करते हैं। पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, सभी जानवर, जो भी आसपास का माहौल जिसमें आप रचते हैं और जिनसे आप रचे जाते हैं, ये संवेदनशीलता आपके लेखन में मिलती है। आप पर्यावरण के लिए भी उतने ही जागरूक हैं और मुद्दे उठाते रहे हैं जितने कि आप संबंधों पर लिखते रहे हैं, आधुनिकता पे लिखते रहे हैं, उनकी चुनौतियों पे लिखते रहे हैं। और सिर्फ लिखना, प्रश्न उठाना आपकी लेखनी नहीं करती, संवाद भी करती है और समाधान की तरफ भी पहल करती है। एक पूरी पीढ़ी, अगर मैं अपनी बात करूं, जब सुबह सुबह हॉकर भैया अखबार के साथ हम उनसे नंदन की कॉपियां मंगवाया करते थे, और जब नंदन वो फेंकते थे, और हम शायद 6th या 7th क्लास 8th क्लास में हुआ करते थे, और जब नंदन की पत्रिका आती थी तो हम उसे एक सांस में पढ़ जाते थे, एक नई दुनिया में पहुंच जाते थे और खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते थे। उस नंदन में लगभग 37 सालों तक कार्यकारी संपादक का जो आपने महती भूमिका निभाई है, ऐसी शख्सियत का मैं बतरस में स्वागत करता हूँ। जी हाँ, हमारे बीच में हैं बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और इतने विशद लेखन की लेखिका आदरणीय क्षमा शर्मा जी का। बतरस में आदरणीय क्षमा शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्ते जी। मैम, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आह्लादित हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो पत्रिका मेरे हाथ में आती थी, जिसके कवर पेज से लेकर के आखिरी पन्ने तक हम बहुत उत्साहित होते थे, कभी मैं उनसे बात कर पाऊँगा जो उसकी रचना प्रक्रिया से जुड़ी हुई हो
और सिर्फ जुड़ी हुई नहीं है बल्कि उन्होंने उस पत्रिका को अपने पूरे 37 साल दिए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा अवसर रहा है। मैं ज़रूर कहूँगा कि एक ही पीढ़ी क्यों, मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि 37 सालों में कई पीढ़ियों का जो बाल मन है उसको सँवारने में आपका योगदान रहा है। लेकिन ये तो आज की यात्रा है, आज हम बैठे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैम, आगरा की उस लड़की के बारे में बताइए जिसका नाम क्षमा रखा गया। कैसे वो दिल्ली पहुँचती है? अब तो एक्सप्रेस वे है मैम, उस ज़माने में तो एक्सप्रेस वे नहीं थी किसी भी तरीके से, तो दिल्ली तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा। और अगर मैं आप ही के बोले शब्दों को इस्तेमाल करूँ, एक ब्राह्मण गरीब फैमिली से वो लड़की फिर कैसे दिल्ली तक पहुँची? एक लंबी यात्रा है। सच्चाई ये है कि मैं आगरा में रही बहुत कम हूँ। आगरा जी। में मैं जन्मी ज़रूर थी जी, और मेरे जन्म की भी एक अनोखी कहानी है। जी, जी। वो ये है कि मैं अपने मतलब माता-पिता की आखिरी संतान हूँ, लेकिन पहली संतान ऐसी थी जिसका जन्म अस्पताल में हुआ था। अच्छा। उन दिनों आगरा के उस अस्पताल का नाम लेडी लॉयल हॉस्पिटल हुआ करता था हुँ, हुँ। और आजकल सरोजनी नायडू हॉस्पिटल है। तो उसमें मेरा जन्म हुआ और मैं प्री मैच्योर बेबी थी। जी। तो वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा ही ले जाते थे नहलाने के लिए। अच्छा। एक ट्रॉली टाइप होती थी उस दौर में, जी, जी, जी। एक ट्रॉली टाइप होती थी, उसमें सबके बच्चे रखे, ले गए और नहलाए और वापस कर दिए। तो जब एक दिन शायद मैं 2 या 3 दिन की थी, हुँ, हुँ। मेरी माँ पहले ही बहुत चिंतित कि मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर है हुँ, हुँ, हुँ। और ये कैसे बचेगी, क्या होगा? उन दिनों कोई इतनी चिकित्सा की सुविधाएँ भी नहीं थीं। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली इस मामले में भी हूँ कि मेरी माँ और मेरे माता-पिता ने लड़के-लड़की में कोई भेद नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। तो हुआ ये कि वो नहलाने के बाद माँ के पास बच्चा आया। माँ शायद सो रही थी या क्या था कि उसने उस समय नहीं देखा हुँ, बच्चा। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ी देर में देखा तो बच्चा बदला हुआ था। अच्छा। तो मेरी माँ तो एकदम नर्स को बुलाया, नर्स हुँ, कि मेरा मेरा तो लड़का नहीं है, मेरी तो बच्ची थी और वो मुझे वो चाहिए। हुँ, अब हुँ। सारे अस्पताल में तहलका सा मच गया। हुँ, हुँ, हुँ। उस अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर थे वो मेरे मामा जी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा आके कि अरे जीजी, बहन को जीजी कहते हैं वो ब्रज प्रदेश में, हुँ, क्यों हुँ। परेशान होती है? तुम्हारे तो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हुँ, हुँ। तो जो बच्चा मिल रहा है वो ले जाओ। तो मेरी माँ ने अरे! कहा मैं बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी, हुँ, हुँ, हुँ। मेरी मरी हुई लड़की है। हुँ, ऐसा हुँ, उन्होंने हुँ, शब्द का हुँ, प्रयोग किया। हुँ, हुँ। मेरी इतनी पतली दुबली मरी लड़की है और उसका पता नहीं क्या होगा, वो कैसे जिएगी, हुँ, हुँ, और हुँ। मुझे मेरी लड़की चाहिए, नहीं मैं कोर्ट से ले लूंगी। कोर्ट से ले लो। कोर्ट शब्द का यूज किया। तो मैं आज भी आश्चर्य करती हूँ कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, लेकिन घरेलू महिला थी। घरेलू होने के बावजूद बहुत स्ट्रांग महिला थी। हुँ, तो मैं अक्सर जब बड़ी हो गई तो सोचती थी कि मेरी माँ को कोर्ट शब्द कहाँ से पता चला कि कोर्ट जाकर उन्हें उनका बच्चा मिल सकता है। अब इसके जो पीछे की कथा है वो ये है कि जो महिला मुझे ले गई थी और उनके घर वाले ले गए थे, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस बच्चा उनको जो गलत मिल गया, उसको वो लोग उठा के चले गए। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ जाके देखा तो पता चला कि बच्चा बदला हुआ है उनका भी। हुँ, हुँ। तो वो 3 दिन बाद अरे! लौटाने आए। कोई आने-जाने का साधन नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था। तो वो 3 दिन बाद लौटाने आए और जब डॉक्टर और नर्सेज़ मेरी माँ के पास मुझे लाए, तो मेरी माँ रोने लगी हुँ, हुँ। और कहने लगी कि मैं अपनी लड़की के बिना जी नहीं सकती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस तरह की बातें, फिर मेरे पिताजी रेलवेज़ में थे जी। और मैं उनके साथ ही अपने माता-पिता के साथ रहती थी। हम लोग 6 भाई-बहन थे, तो मेरे बाकी भाई-बहन आगरा में रहते थे। हुँ, हुँ। वहाँ पढ़ते-लिखते थे जी। क्योंकि मेरे पिताजी छोटे-छोटे स्टेशनों पे रहते थे, हुँ, कभी हुँ, हुँ। फर्रुखाबाद में हैं, कभी कन्नौज में हैं, कभी सिकंदराबाद में हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ,
वहाँ पढ़ने की इतनी सुविधाएं भाई बहनों के लिए नहीं थी, और मेरे सारे भाई बहन बहुत ही उच्च शिक्षित, तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद। तो मैं उनके साथ ही रहती थी। छुट्टियों में भाई बहन सब आ जाते थे। फिर 68 में पिताजी रिटायर हो गए, 1968 में। तो फिर रिटायरमेंट के बाद वो गांव में आ गए, और गांव की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अलग ज़िंदगी थी। मैं तब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, और गांव का जो वातावरण था वो लड़कियों के लिए इतना, मैं एक खुले वातावरण में रही थी, जहाँ रेलवे स्टेशन पे बहुत आज़ादी, तमाम खेत हैं, पेड़ हैं, आती जाती गाड़ियाँ हैं। गांव में आगरा के पास ही, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अली। तो वहाँ पे आ गई वो वातावरण। आज भी सोचती हूँ तो मुझे जैसे हिंदी साहित्य में अक्सर गांव को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं कि चलो गांव की ओर, और गांव का जीवन बड़ा सरल और सहज। लेकिन मैं सोचती हूँ कि स्त्रियों के लिए गांव का जीवन आज भी बहुत बंदिश वाला है। तो वहाँ रही मैं, और 4 साल में वहाँ पर रही। 12वीं तक की परीक्षा मैंने वहाँ से पास की, और इस बीच में पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं 15-16 साल की ही थी। मैंने बहुत छोटी उम्र में हाई स्कूल किया था। उन दिनों कोई एज का भी ऐसा बंधन नहीं था। तो फिर मेरे बड़े भाई, जो अभी मैं अपने बड़े भाई का जिक्र आपसे कर रही थी, वो यहाँ देशबंधु कॉलेज में पढ़ाते थे, और मुझसे बहुत बड़े थे। 19 साल बड़े थे मुझसे। एक पूरी लगभग 2 पीढ़ियों का पिता गैप सदृश था मेरा। और मैंने जो कुछ मतलब किया जीवन में, लिखा पढ़ा, उसमें मेरे भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। आमतौर पर लोग कहते हैं सिबलिंग राइवलरी, और भाई लोग बहनों को बहुत सताते हैं, भाई लोग बहनों को पढ़ने नहीं देते। ऐसा नहीं है, या भाभियाँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन में बहुत अच्छे परिवार मिले, और उसमें पुरुष बहुत अच्छे मिले। मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, और मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी सबसे छोटी संतान थी। मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे हर तरह का, जैसे उस ज़माने में, अगर आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं, महिलाओं के या लड़कियों के उपन्यास पढ़ने पर रोक थी। आमतौर फिल्म देखने पर भी रोक थी। लेकिन मेरे बड़े भाई कहते थे कि अगर पढ़ोगे नहीं, उपन्यास पढ़ोगे नहीं, तो जानोगे कैसे? बहुत बड़ी कैसे जिंदगी को समझोगे? तो घर में सारे का, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कल्पना, नवनीत, कादम्बिनी, जो भी पत्रिकाएं उस समय निकलती थी वे आती थी। और यहाँ मैंने, फिर उन्होंने मुझे यहीं देशबंधु कॉलेज में ही एडमिट करा दिया, तो वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो उन दिनों धर्मयोग बृहस्पतिवार को आता था, और वो जो अखबार वाले भैया थे वो सवेरे 5 बजे ही उसको डाल जाते थे। अब एक धर्मयोग है और पढ़ने वाले कई हैं, तो कब नंबर आए, तो मैं जानबूझ के 5 बजे उठ जाती थी। और छोटा घर था, 2 कमरों का घर था, तो चुपके एक कोने में बैठ के, वहाँ टेबल लैंप लगी हुई थी, उसमें बैठ के जब तक बाकी लोग उठते थे पूरे धर्मयोग को पढ़ डालती थी। तो पढ़ने का शौक मुझे मेरे भाई ने दिया। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से एक अच्छे उपन्यास, कविताएं, कविता संग्रह, निबंध संग्रह, संस्मरण सब ला कर दिए, और मेरा संस्कार पढ़ने का वहीं से बना। और जब कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैं उनसे डिस्कस भी करती थी, और वो मुझे बताते थे। वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ही अच्छे। मतलब उनके क्लास में हालत ये होती थी कि दूसरे कक्षाओं के बच्चे, देशबंधु कॉलेज में बाउंड्री छोटी थी और फिर खिड़कियां थी, तो दूसरे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवाई और खिड़की फांद के उनकी क्लास में आ जाते थे। हम उनका नाम बताएं। डॉक्टर राम स्वरूप शर्मा। और विषय क्या वो था अब नहीं है। वो उनका विषय भी क्या बताऊं, बहुत ही वर्सेटाइल थे वो। उन पर मैंने एक उपन्यास लिखा है भाई साहब नाम से, जो NCERT से छपा है। अरे वाह। तो विषय, वो साइंस के आदमी थे, उन्होंने मैथ्स में MSc किया था, और मैथ्स ही पढ़ाते थे। फिर हिंदी आंदोलन चल पड़ा, तो उनको हिंदी आंदोलन के प्रति एकदम समर्पण पैदा हो गया, तो उन्होंने हिंदी से MA किया। वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास टॉपर थे उस जमाने के। तो
तो उन्होंने उस परीक्षा में भी सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी, उन दिनों आगरा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज तो वो खंडों में है, उस समय पूरे लगभग उत्तर प्रदेश को कवर करती यूनिवर्सिटी होती थी। तो उन्होंने उसमें किया, एमए हिंदी से किया और पीएचडी उन्होंने रासलीला पर की। अच्छा। और पूरे वृंदावन और मथुरा में जो भी रासलीलाएं, गांव-गांव वो घूमे और बहुत ही लिबरल माइंडेड आदमी थे, जो ये धार्मिक पाखंड और इस सब के काफी विरोधी, जातिवाद के अत्यंत विरोधी। मैं मैं आज जो तमाम विमर्शों की वो देखती हूँ मैं, तो मुझे याद आता है कि मेरे जो घर के बाहर एक दीदी, हम लोग दीदी कहते थे उनको, वो झाड़ू लगाती थी। तो मेरे भाई को स्टूडेंट्स की मदद करने का बहुत शौक था, बिना कोई पैसा लिए। उनके यहाँ 10-10 स्टूडेंट, छोटा सा घर था, 10 स्टूडेंट आ गए, वहीं बाहर के आंगन में, अंदर के कमरे में सब अपना दरिया बिछा के सो रहे हैं और भाइयों को रात रात भर जग के पढ़ा रहे हैं। तो दीदी ने उनको देखा तो भाई से कहा कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो उनके बच्चे भी हमारे घर आने लगे, पढ़ने लगे, वहीं खाना पीना सब होने लगा और बाद में वो उनके सभी बच्चे मेरे भाई के कारण बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे पढ़ लिख कर। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके प्रति बहुत कृतज्ञता है मेरे मन में। मैम, जैसे आप बता रहे थे, तो मैं अभी थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ कि 12th आपने गांव से किया, 12th के बाद फिर आप भाई साहब के पास पहुँचे अपने, और वहाँ का जो माहौल बताया आपने, जो उनका व्यक्तित्व बताया, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि गांव से एक लड़की पहुँचती है और घर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, छोटी सी जगह पे इतने सारे लोग, और आपको पढ़ने को इतना कुछ मिल रहा है, एक माहौल भी है। तो एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ मैम कि जब कोई गांव के में एक लड़की होती है, अपने आसपास का समाज देखती है, अनजाने में बहुत कुछ सीख रही होती है। इतना खुलापन गांव में नहीं होता, वैसी बातचीत भी नहीं होती, उतना पढ़ने के बाद भी कोई डिस्कस नहीं करता। अमूमन जैसे आपने जिक्र किया अभी कि लड़कियां पढ़ती हैं तो भी लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है कई बार। तो अचानक से उस माहौल में आना, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपके लिए बड़ा बदलाव था ही, लेकिन कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हों जहाँ पे आपने उपन्यास के माध्यम से या किसी खास किताब के माध्यम से कोई खास चीज़ सीखी समाज के बारे में या देश दुनिया के बारे में, और फिर आपने भाई साहब से चर्चा की हो, और जो उन्होंने स्टैंड लिया हो वो आपने उम्मीद न की हो कि एज ए मेल या बड़ा भाई या 20 साल के इस गैप के बावजूद वो ये स्टैंड लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो महादेवी वर्मा के पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियाँ, उसमें उन्होंने स्त्रियों का जो चित्रण किया, वो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी स्त्री के साथ यह हो सकता है, किसी भी स्त्री को घर से निकाला जा सकता है, किसी भी स्त्री के परिवार, माता पिता, भाई बहन, या विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो सकती है। और चूंकि मैंने अपने घर में भी मेरी चाची जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी और उन्होंने अपने दम पर अपने बेटे को पाला भी था, पर उन दिनों संयुक्त परिवार थे तो पल जाते थे बच्चे। हालांकि औरतें घर से भी निकाली जाती थी, ये भी एक सच है। महादेवी वर्मा जी के भाभी इस मामले में एक ऐसा, वो आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाभी का जो वर्णन महादेवी जी ने किया है कि एक 19 साल की लड़की किस किस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, सहने के लिए अभिशप्त है। शरद चंद्र के उपन्यास, तो अक्सर ये चीज़ें भाई साहब से डिस्कस होती नहीं, या प्रेमचंद की कहानियाँ, या जयशंकर प्रसाद की कामायनी, या धर्मवीर भारती का अंधा युग। अंधा युग उस समय एक यहाँ पुराने किले में नाटक हुआ था, वो मैंने देखा था, और वो अभी भी, वो किसकी आवाज़ थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इतनी गहरी आवाज़ थी, बैकग्राउंड से आती थी, मैं प्रभु हूँ या परात पर, तो वो आवाज़ आज भी मेरे उसमें गूंजती है। भाई ने नाटक देखने का संस्कार दिया मुझे। फिल्में देखने के तो कोई मनाही ही नहीं थी, कुछ भी देखो, वो कभी मना उन्होंने नहीं किया, जबकि उस समय था कि फिल्में देखना तो लड़कियों को बिगाड़ देना है। जी जी।
तो एक दूसरी जो सबसे बड़ी घटना जो आज भी मेरे मन में अंकित है, वो ये है कि एक बार धर्मयुग में ही एक जो जिनको आज सेक्स वर्कर्स कहते हैं, उन पर एक लंबी स्टोरी छपी। मैंने उसको पढ़ा और उसमें एक जो पॉजिटिव बात मुझे लगी कि वहाँ से कई लड़कियाँ जो मुक्त हुईं, उनसे कई युवाओं ने विवाह किया। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी उस समय जिस उम्र में मैं थी, मुश्किल से 17-18 साल की रही होंगी या उससे भी कम, तो मैंने उनसे पूछा कि जो एक अगर स्त्रीवादी नज़रिए से देखिए तो एक स्त्री के लिए ये स्त्री एक ऐसा सवाल पूछ रही है तो स्त्रीवादी पिटाई करेंगे उसकी निश्चित तौर पर, और वो एक मेल से पूछ रही है। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि जो ये लड़कियां हैं, इनसे किसी ने शादी क्यों की होगी, ये पूछा मैंने उनसे। तो उन्होंने बहुत ही सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम रास्ते में चलते चलते गिर जाते हैं, हमें ठोकर लग जाती है, हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है, तो हम उसका इलाज कराते हैं ना। तो क्या हुआ, एक लड़की अगर किसी मुसीबत में फंस के एक ऐसे माहौल में रहने को अभिशप्त हुई, तो ये उसका कोई अपराध नहीं है, अपराध दूसरों का है। और यदि आज उसे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ आज भी मेरे मन पे बहुत अच्छी तरह से अंकित है। क्योंकि ये जो संवाद है मैम, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक लर्निंग थी, ये मेरे ख्याल से एक पैराडायमेटिक शिफ्ट हो गया होगा आपके पूरे बिल्कुल थिंकिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों को इसी नाम से तो कहते हैं, जो घटिया किस्म की बातें हैं, जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। यदि कोई लड़की समाज के बनाए लकीरों से अलग हट के चलती है तो उसे इन्हीं नामों से पुकारते हैं। उस हिसाब से एक मेल का जवाब, आप सिमोन को पढ़ें, आप जर्मन ब्रीयर को पढ़ लें, आप केट मिलेट को पढ़ लें, लेकिन मेल एक उस समाज के उस तबके को जो डाउन ट्रोडन असली में है और जिसकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है, उसके बारे में एक व्यक्ति, आज वो होते तो शायद 90 या कितने इयर्स के होते, ठीक से हिसाब नहीं, लेकिन उनका सोच तो मैं अक्सर कहती हूँ अपने बच्चों से कि मामा जी से ज़्यादा लिबरल लोग उनकी पीढ़ी में नहीं ही हो सकते थे। इस मेरे विवाह का भी ऐसा ही किस्सा है, मैं आगे बताऊंगी आपको। जी 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 जी, मैं आने वाला हूँ मैम। उसके पहले मुझे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो कॉलेज में जाने वाली जो क्षमा है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि आप बहुत अच्छी डिबेटर भी थी और घर पे तो संस्कार बन ही रहे थे, तो दिल्ली के कॉलेज की वो क्षमा कैसी है, क्योंकि डिबेटर भी हैं, लिख भी रही हैं, भाई साहब का भी साथ है। और वहाँ एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ मैम, क्योंकि हम स्त्री विमर्श पे बात करते ही हैं, बहुत अच्छी दखलंदाजी भी है आपकी, लेकिन आपके लेखन में और आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ तो एक मुझे जो समझ में भी आता है, आप इस बात को कोट करती हैं बार बार और उस बात में दम भी है कि आपके जीवन में जो भी पुरुष मिले वो बहुत अच्छे मिले। लेकिन मुझे ऐसा मेरा नज़रिया है मैम कि भाई साहब इतना बड़ा इम्पैक्ट है आपके मन में उनका, तो कई बार ऐसा भी होता है या हुआ होगा कि हम टोटलिटी में देख पा रहे हैं कि नहीं, या हमारे जीवन में कोई ऐसा मिल पाया कि नहीं जिसने टोटलिटी में देखना सिखाया कि नहीं सिखाया। मैं ये सवाल इसलिए जोड़ रहा हूँ मैम कि जब हम अपने परिवारों में होते हैं तो हमें इन विमर्शों के बारे में पता नहीं होता है। बुआ बुआ होती हैं, मौसी मौसी होती हैं, माता जी होती हैं, पिता होते हैं, चाचा जी होते हैं। फिर हम किताबों में पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उस चश्मे से देखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा सेग्रीगेशन होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई परिवार को कोई ऐसा व्यक्ति है जो टोटलिटी में सोचने को मजबूर कर देता हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैम आपकी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हुई कि आपने जिन चीज़ों को लिया, क्योंकि समाज तो वही था, लोग तो वही थे, सबकी ट्रेनिंग तो वहीं से हो रही थी। मैं ये श्रेय तो आपको देना चाह रहा हूँ जो आप बार बार ये कहते हैं
कि आपके परिवार में पुरुष अच्छे मिले? हो सकता है उसमें उस ट्रेनिंग का रोल आपने चश्मे की बात कही ना, जी, जी, चश्मे के नंबर बदलते रहते हैं, जी, उसी तरह हमारे विचारों की प्रक्रिया होती भी है। बदलती। जी। यदि कोई विचार बदलेगा नहीं, हुँ, आप एक ही विचार पर जो आप 18 साल की उम्र के थे और हुँ, हुँ, 70 साल की उम्र पे पहुँचे, हुँ, आप उसी विचार पे कायम हैं, तो आपकी स्थिति एक बहती हुई नदी की तरह नहीं है। नहीं है। आपकी स्थिति एक गाँव की तलैया या पोखर जैसी जी, हो गई जी, जी। कि और वो वाटर स्टैग्नेंट वाटर हुँ, कहलाता है, हुँ, हुँ, हुँ। सड़ जाता है। जी, जी। अगर पानी न बदला जाए, हुँ, तो इसीलिए तालाब में मछलियाँ डालते हैं जी, कि वो जी। उसके प्रदूषण को मुक्त कर देती हैं। हुँ। तो विचार जो इसको बहुत चालू विमर्श में अवसरवाद कहते हैं लोग, हुँ, हुँ, है ना, कि आप कल तो ये विचार के थे, आज ये हो गए। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, आप वक्त के साथ चीज़ों को बदलते देखते हैं, हुँ, हुँ, आप उसके साथ अपने विचार बनाते हैं। हुँ, हुँ, आपके विचार कहाँ और कब और कैसे बदले, हुँ, ये हुँ, आपके जीवन की बहुत सी घटनाएं और बहुत सी वे चीज़ें जो आप सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रही हैं, हुँ, हुँ, वे चीज़ें भी आपको हुँ, बदलती हैं। हुँ, हुँ, तो और मैं अनदेखा किया क्योंकि मुझे पुरुष अच्छे मिले। हुँ, हुँ, मैं इसको इस तरह कहती हूँ कि स्त्री विमर्श किस चीज़ की मांग करता है? हुँ, इसी चीज़ की तो मांग करता है कि घर में लड़कियों को लड़कों के बराबर हुँ, हुँ, वो मिले, हुँ, हुँ, सम्मान, महत्व, हुँ, उनकी शिक्षा, उनका हुँ, पोषण, हुँ, ये वे पूरे उनका इकोनॉमिक सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हुँ, हैं हुँ, हुँ, कि जहाँ वो कुपोषित होती हैं लड़कियाँ, हुँ, जहाँ हुँ, उन्हें ड्रॉप आउट रेट्स लड़कियों के ज़्यादा होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, जहाँ उनको मतलब बचपन से ही भाई बहनों को पालने में या घर हुँ, के हुँ, कामों में हुँ, लगा दिया हुँ, जाता है। हुँ, तो स्त्री विवश किन चीज़ों की मांग करता है? हुँ, इन्हीं चीज़ों की मांग करता हुँ, है ना। हुँ, तो ऐसे में यदि मुझे मेरे घर में मेरे भाई, हुँ, हुँ, बड़े भाई थे, चाहते तो मुझे न पढ़ाते, हुँ, 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 चाहते तो 10वीं पढ़ाकर हुँ, 10वीं तक पढ़ाकर मेरा विवाह कर देते हैं। हुँ, हुँ, मेरी बहन हुँ, जो बड़ी थी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, हुँ, हुँ, उससे 12 साल बड़ी थी, हुँ, हुँ, वो सिर्फ घर नहीं, हुँ, 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 कुनबे, गांव, हुँ, हुँ, आसपास हुँ, हुँ, सब में पहली महिला लेक्चरर बनी, हुँ, हुँ, और वो मेरे भाई की वजह से। हुँ, हुँ, तो वो इम्पैक्ट सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं था, मेरे भाई का, हुँ, 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 मेरे बाकी परिवार पर। जैसे मेरे भाई दहेज के बहुत विरोधी थे, हुँ, 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 उन्हें लगता था कि ये लड़कियों का अपमान है। हुँ, 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 जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था ना कि मेरी लड़की कन्यादान के लिए नहीं है, मैं हुँ, कन्यादान नहीं करूंगी। हुँ, तो मेरे भाई कहते थे मेरी बहनें हुँ, पढ़ी लिखी हैं, तो दहेज क्यों? इसी तरह अपने विवाह में, अपने भाइयों के विवाह में हुँ, दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप और आपने कहा कि डिबेटर थी मैं, हुँ, तो मुझे डिबेटर बनाने में मेरे पिताजी का योगदान है। हुँ, मैं शायद 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, तो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आई, हुँ, तो फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती जी, थी। जी, और वहाँ एक पुलिस थाना था, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियाँ खूब अच्छी सजती थी, और उन्हें देखने के लिए जैसे पूरा शहर उमड़ आता था, हुँ, ऐसा हुँ, था। हुँ, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव हो रहा था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू भाषण देगी। अब मुझे डर लगा, पता ही नहीं था कि भाषण। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे लिखवा देता हूँ, तू याद कर ले, फिर मुझे सुना देना। हुँ, हुँ, तो मैं याद करती रही और उनको सुनाया, बार बार सुनाया, और जब बिल्कुल पक्की हो गई, हाँ, तो मैं बहुत छोटी सी थी और वहाँ बहुत लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पे माइक पे खड़ा कर दिया और मैंने भाषण दिया। जाहिर है कि कृष्ण जी के बारे में ही था। हुँ, हुँ, तो हुआ ये कि जो भी मतलब सामने से लोग खड़े हो गए, स्टेज पे जो लोग थे वे सब, कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 4 रुपये दे रहा है, ढेर सारे रुपए इकट्ठे हो गए, जी, जो मेरे लिए
अजीब, क्योंकि नया उस समय 10 रुपए या 20 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, जी, जी। है ना। चवन्नी की, या मेरे ख्याल में 10 पैसे की एक बहुत अच्छी आइसक्रीम आ जाती थी। हाँ, हाँ। आज चवन्नी बंद हो चुकी है जी, आपके जी, जी। सिस्टम से। तो वो उसके बाद तो जैसे वो खुल जाता है, आपका संकोच खुल जाता है, माइक का डर बहुत बड़ा डर होता है। हुँ, हुँ, माइक का हुँ। डर निकल जाए तो आप जी, अ, जी। उसके बाद फिर 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, उस तरह की चीज़ें पिताजी सहायता करते थे और बड़े खुश होते थे। और उसमें एक बात ये थी कि मेरे जो चाचा जी थे, वो भी रेलवेज़ में थे और पड़ोस में रहते थे। हुँ, हुँ, हुँ। चाचा जी को संगीत का बहुत शौक था। उनकी सारी लड़कियों ने, उनकी 3 बेटियाँ थीं और बेटे, उनको खूब गाना बजाना। ये भी देखिए ना, एक ब्राह्मण परिवार था हुँ, जिनको बारे हुँ, में ये कहा जाता है कि बड़े पिछड़े हुए, बड़े ये बहुत कंजर्वेटिव। हुँ, तो हुँ। उन्होंने अपने सारे लड़के लड़कियों को संगीत सिखाया था और खूब अच्छा नृत्य, और बाद में उनके सब बच्चे संगीत के टीचर ही बने। अरे वाह! तो पिताजी को संगीत से ज़्यादा लगता था कि ये पढ़ना, पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर लाना हुँ, हुँ। और भाषण देना, ये कलाएँ ज़्यादा अच्छी हैं। तो और चूँकि मेरे बड़े भाई-बहन भी भाषण में हुँ, बहुत हुँ। डिबेटर्स थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया, डिबेटिंग का वो उन्होंने सिखाया। और नाटकों में पार्टिसिपेशन का वो हुँ, भाई हुँ। साहब ने सिखाया। हुँ, हालाँकि हुँ। मैं स्कूल डेज़ में भी नाटकों में भाग लेती थी। तो वही मैंने कहा ना आपको, मुझे अच्छे पुरुष मिले। मैं पूछना ये भी चाह रहा था कि स्त्री विमर्श पे खूब लोग लिखते हैं, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है और वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक टोटैलिटी का पर्सपेक्टिव आता है। तो एक विद्यार्थी के नज़रिए से एक सवाल सोच रहा हूँ कि वो जो कॉलेज गोइंग क्षमा शर्मा हैं और आज की जो क्षमा शर्मा हैं, तो स्त्री विमर्श को लेकर के आपके उन सारे जो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लाइफ़ के भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आपने कहा कि बहता पानी ज़रूरी है। तो आज अगर आपको स्त्री विमर्श पे कुछ ऐसी टिप्पणियाँ करनी हों, जो शायद वो कॉलेज गोइंग क्षमा शर्मा नहीं कर पाती, तो कैसी होंगी वो टिप्पणियाँ? कॉलेज गोइंग क्षमा शर्मा ज़्यादा कट्टर टाइप की थी। हुँ, अ, गर्मी की छुट्टियाँ थीं, जी। ये 1975 की बात है। मैं गाँव में थी हुँ, हुँ। और गाँव में कच्चा घर था, हुँ, हुँ। पीछे छप्पर पड़े हुए थे। जी। 2 कमरे थे, तो एक भाई विवाहित थे तो वो एक कमरा दो उनका और बाकी एक कमरा हम सबका। हुँ, हुँ। और जब बारिश आ जाती थी, तो उस कमरे की छत टपकती थी हुँ, हुँ। और कहाँ सोए, हुँ। ये जगह भी मुश्किल से मिल पाती थी। तो उसी में मेरे घर में ये एक अच्छी बात थी कि बिजली थी हाँ। उस समय। तो एक बहुत बड़ा रेडियो था, जो कि भाभी, जो बीच वाली भाभी थीं, वो लेकर आई थीं अपने साथ। हुँ, हुँ। तो उन्हें रेडियो गाना सुनने का काफ़ी शौक था। उन दिनों ट्रांजिस्टर इतने जी, चलन जी, में नहीं जी। थे। तो उस रेडियो पर मुझे समाचार सुनने का काफ़ी शौक था और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है उसको भी। तो दोपहर का वक़्त था, खाना-वाना खा के मैं लेटी हुई थी, तो 2 समाचार एक साथ सुने। हुँ। एक, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। हुँ। दूसरा, देश में आपातकाल लगा दिया गया है। हुँ। ये 26 जून 1975 की बात है। तो पता नहीं मैंने क्या सोचा, जो पढ़ने की और भाई साहब से बातचीत करने की या तमाम बहस मोबाइल से करने की ट्रेनिंग थी, तो एक घर में पुराना रजिस्टर पड़ा था, जी। उसमें से पन्ने फाड़े, पेन उठाया और लिखने लगी और एक लेख लिख दिया। नहीं पता कि कितने शब्द चाहिए एक लेख को। आपको पता ही है कि लेखों के शब्द निर्धारित हुँ, होते हैं अखबारों हुँ, में, हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं पता था। तो अब क्या किया जाए इस लेख का? तो घर में एक पुराना अमर उजाला पड़ा हुआ था, हुँ, हुँ। तो उसको लाई। उसके पीछे उन दिनों एडिटोरियल, पूरा एडिट ऑफिस का पता छपता था। जी। तो लिफाफे उन दिनों ऐसे, जो आजकल सफ़ेद लिफाफे हम अक्सर घरों में रखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। जी। तो वो पता एक कागज़ पे नोट किया और घर से पोस्ट ऑफिस काफ़ी दूर था, हुँ, हुँ, हुँ। तो पोस्ट ऑफिस पैदल चल के पहुंची और वहाँ
लिफाफे पर पता लिखा और उस आर्टिकल को पोस्ट कर दिया। 3-4 दिन बाद मेरे बड़े बहन हुई वहीं बैंक में, एक बहुत सीनियर अधिकारी थे, तो वो आए और बोले कि मेरा घर का नाम गुड़िया है, गुड़िया तुमने कोई लेख लिखा था? मैंने कहा हाँ लिखा था। तो कहने लगे कि तुम्हारा लेख छपा है। अब ना अमर उजाला अखबार से कोई जान न पहचान, ना उनको कोई मैंने पत्र लिखा था, मुझे पता ही नहीं था। एज इट इज जैसा लेख लिखा वो अपनी कच्ची पक्की राइटिंग में लिख के भेज दिया। और छपा तो आपको पता और भी नहीं चला? हाँ, मुझे पता नहीं चला, अखबार नहीं आता था घर में। आज की तरह नहीं है कि हर गांव के हर घर में अखबार आता है। तो जीजा जी चूंकि शहर में रहते थे तो वो लेकर आए कि इसमें तुम्हारा लेख छपा है। तो जिसको किसी के जीवन में ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, कहते हैं, या आप कह सकते हैं केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट की भूमिका होती है, तो उसमें मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। और मेरे बड़े भाई बहुत खुश हुए। और मेरी माँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनको लिखने का लगता था कि संसार का सबसे बड़ा काम लिखना है। तो क्या हुआ कि उसी बाहर के कमरे में एक बान वाली चारपाइयाँ होती थी नारियल की रस्सी से बनी हुई, वो पड़ी हुई, बड़ा सा पलंग था, तो उस पे वो अखबार रख दिया गया सजा के। और घर में जो भी आता, कोई आता, तो सबसे पहले घर का जो भी सदस्य होता था, कोई भाई, कोई बहन, माँ, कोई, पिताजी तब तक नहीं रहते, तो कि देखो हमारी लड़की का लेख छपा है। बहुत बड़ी बात भी थी उन दिनों। तो मैम एक जगह छोटा सा नाम कहीं छप जाए तो लोग कट करके रखते थे फाइल में। तो अभी अमर उजाला बहुत पुरस्कार देता है लेखकों को। तो यशवंत जी का एक दिन फ़ोन आया था, तो मैंने बताया उनको कि मुझे इस तरफ लाने वाला अमर उजाला अखबार है, और मैंने उनको पूरी घटना बताई। तो उन्होंने कहा भाई मुझे वो लेख ढूंढ के दो, हम अपने यहाँ छापेंगे। तो मैं उस फाइल को, मेरे पास है सुरक्षित, तो लेकिन मेरे घर में हज़ारों किताबें हैं जी। तो मुझे वो ढूंढना मुश्किल हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि वो मिल नहीं पा रहा है, कि कोई बात नहीं आप आइए। मैं गई तो उन्होंने मंच से फिर इस घटना का उल्लेख किया जी। कि एक लड़की, उसने कैसे एक लेख लिखा, पहला भेजा, लेख। अमर उजाला ने छापा। और इस बात को मैं कई जगह कह भी चुकी हूँ, लिख भी चुकी हूँ कि अक्सर बहुत छोटी चीज़ें आपको उन बातों को करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। शायद किसी का कोई एक वाक्य है, शायद कोई एक घटना, शायद किसी का बोला हुआ एक मीठा शब्द, या इसके बरक से कड़वा शब्द भी। जी, जी। कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और हम पाते हैं कि उस लड़के ने, उस लड़की ने अपने दिल में बसा लिया इस बात को कि मुझे फलां ने ये नहीं कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब मैं करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, कई बार रास्ता चलते लोग आपको बहुत बड़ी ऐसी बात कह जाते हैं जो कि बड़े से बड़ा धर्म ग्रंथ, बड़े से बड़े कोट्स, सुभाषित, लोगों के भाषण नहीं पता पाते। आप कब कहाँ किस चीज़ से मूव कर जाए वो एक कहानी बिल्कुल, नहीं आ बिल्कुल। सकता। मैम मुझे अभी समझ में आया कि अभिव्यक्ति के जो दो सबसे बड़े माध्यम हैं वो दोनों आपने अपनाए। एक तो लेखन साहित्य का, दूसरा पत्रकारिता। पत्रकारिता में आपका डिप्लोमा भी रहा, फिर आपने जो पीएचडी भी की तो साहित्य और पत्रकारिता के संबंधों पे की, और अनवरत आप लिख रहे हैं। मतलब 52-53 साल कम नहीं होते, और लगातार लिखना, ये मतलब मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो इतने वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा भी मैम कि आपका नियम भी है कि आप जब तक 5-6 शब्द लिख नहीं लेते तब तक आप सोते भी नहीं हैं। तो इतनी अभिव्यक्ति और महिला होना, अभिव्यक्ति करना, और आपके जो विषय हैं मैंने देखे, मैं कुछ कहानियाँ पढ़ गया, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं आपकी, और उनमें बहुत गहरे संदेश हैं। बच्चों की कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो बड़ों को भी सुननी चाहिए। और तो अभिव्यक्ति के जो दो बड़े माध्यम थे, वो दोनों माध्यमों पे आप लगातार सक्रिय रहे। तो ये मतलब ऊपर से तो मैम एक प्रोजेक्शन है, लगता है कि बड़ा आसान रहा होगा,
लेकिन स्त्री होना, परिवार में होना, बच्चों के साथ होना और एक ख़ास उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र से लेकर के अभी तक लिखना, अगर मैं एक थर्ड पर्सन की तरह सोचूँ मैम, तो मुझे आपकी उपलब्धियाँ दिखेंगी। ये पूरा सच तो नहीं है, बहुत सारे मौन सैक्रिफाइसेस होते हैं। ठीक बात है। वो फिर वही बात कि जीवन में अगर जिसके साथ आप रहते हैं, जीवन बिताते हैं, अगर उसका सहयोग हो हुँ। तो कुछ भी कठिन नहीं लगता। और मेरे पति जो कि खुद एक आ, बड़े शिक्षा शास्त्री भी हैं, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं, लेखक भी हैं, तो उनका सहयोग मुझे हमेशा मिला। हुँ। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा जो है मुझसे दूर रहे या वो किसी और के भरोसे पले। हुँ। और यहाँ चूंकि संयुक्त परिवार नहीं था तो अपने ही भरोसे उसे पलना है। तो सुधीर जी ने कहा कि नहीं, नौकरी तुम्हें करनी है, हुँ। पैसे के लिए नहीं, हुँ। तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। नौकरी तुम्हें करनी है, बच्चे की चिंता मत करो, मैं पालूंगा। हुँ। और ऐसा ही उन्होंने किया। मेरी बेटी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने 3 साल की स्टडी लीव ली हुँ। और उसमें उन्होंने अपना काम भी किया, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की, हुँ। और बच्चे को भी पाला। तो आज भी बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कनेक्टेड। बहुत ही ज़्यादा। मतलब हुँ। आमतौर पे आप पाएंगे, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, चाहे वो हो सकता है पूरा सच ना हो, हुँ। लेकिन आमतौर पर लेखकों के बच्चे उनसे अटैच नहीं होते। हुँ। वो उनको कहना और करने के भेद को बहुत बारीकी से देखते हैं। हुँ। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे बच्चे काफ़ी अटैच्ड हैं अपने फादर से। पत्रकारिता और क्रिएटिव राइटिंग, ये मतलब एक अजीब किस्म का विमर्श हमारे समाज में मौजूद रहा है हुँ। कि क्रिएटिव राइटिंग अलग है, हुँ। पत्रकारिता अलग है। हुँ। ऐसा है नहीं। हुँ। मुझे याद आता है कि जब 1984 रॉयट्स हुए थे हुँ। तो आलोक तोमर थे, ग्वालियर से आए थे, जनसत्ता ज्वाइन किया उन्होंने, और उनकी रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया था। हुँ। वो पार्टीशन की जो भी कहानियां हैं, जो बेहद दुखद दुखद और बहुत क्या कष्टों से भरी हैं, सिखों की जिंदगियों को कैसे ख़त्म किया गया, उसको उन्होंने बहुत ऐसे लिखा था कि आप रो पड़ते थे, आप परेशान होते थे कि आपके समाज में हो क्या रहा है। तो एक रिपोर्ट को भी आप एक बेहतरीन कहानी की तरह पढ़ सकते हैं, हुँ। क्योंकि वो जीवन की कहानी हो रही है, आपके सामने घट रही है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मेरे साथ आप कह लीजिए कि मेरी नौकरी पत्रकारिता थी और मेरा शौक क्रिएटिव राइटिंग था, लेकिन मैंने इनमें कोई विरोधाभास नहीं पाया। कई बार ऐसा होता था ऑफिस में कि जो एडिटर हैं वो बुलाया उन्होंने, लंदन में थी लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी काम करना है, तो कहा कि क्षमा जी 2 बज रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि ये कंप्यूटर के ज़माने की बात हो रही है। बाकी पहले तो हैंड प्रेस के ज़माने में, और वो तब भी ऐसा होता था, लेकिन अब चूंकि त्वरा आ गई थी, कंप्यूटर के जरिए आपको ये नहीं करना है कि भाई आपने एक चिट्ठी लिखी, वो 1 हफ्ते में कहीं पहुंचेगी, फिर 1 हफ्ते बाद उसका जवाब आएगा, है ना, आप उसके इंतजार में बैठे। आप तो ये कि इधर इधर मेल किया उधर पहुंचा। सर कहते थे बुला के कि शमा जी 2 बजे बुला के कहा कि शमा जी लेख लिखना है इस विषय पे, 4 बजे तक चाहिए। और मैं लौट के आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मुझे रिसर्च भी करनी है ना। पूरे 1200, उन दिनों 1200 शब्दों का एक लेख छपा करता था, तो वो भी पूरा करना है, उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है। एक ज़माने में प्रूफ रीडर अलग डिपार्टमेंट होता था, लेकिन अब नहीं।
जब आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो साथ के साथ चीजें हो रही आपको हैं। ठीक भी आपको करते जाना है, और प्रूफ की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। प्लस जब आपने फाइनली भेज दिया तो उनको पसंद भी आना चाहिए। तो वो अलग अलग किस्म की चुनौतियां थी, और ऐसी कहानियों के साथ होता था। नंदन में भी इशू जा रहा है और अचानक एडिटर को लगा कि भाई ये कहानी कुछ जम नहीं रही है, और उस समय कंप्यूटर नहीं था। तो वो एक अजीब किस्म की दिक्कत थी कि आपको उसको हाथ से लिखना है, उसको कंपोज कराना है, और जो हैंड कंपोजिंग था उसमें कोई का ही नहीं मिल रहा है, अब का ढूंढते फिर रहे हैं, किताब का का कहाँ से मिले, खा कहाँ से मिले, गा कहाँ से मिले। आज के तरह फॉन्ट वाला सिस्टम नहीं था। तो वो और 5 बजे पता चला कि वो जो पेज मेकिंग का डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आपको वो सब कर देना है। फिर वो कहानी एडिटर को पसंद भी आनी चाहिए, और कहानी लिखने से पहले आपको एडिटर को जाके सुनानी भी है। तो वो चैलेंज मैं आज सोचती हूँ तो वो एक स्विच ऑफ स्विच ऑन सिस्टम होता था, कि जिस समय कहानी लिखनी है तो फिर वही करना है। कई बार लंच टाइम हो जाता था, और चूंकि उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक पेज पे लगना है आर्टिकल, तो खाना खाना भी याद नहीं रहता था कि पहले कर दूं, जिससे कि फिर ये ना सुनना पड़े अगले दिन की एडिट मीटिंग में कि आपने देर से दिया। तो ऐसी चीज़ें होती थी। हाँ, जैसे अपनी तरफ से लिखने में, जैसे कि कोई कहानी हंस में भेजनी है, या कोई नया ज्ञानोदय में, या पाखी में, या धर्मयुग साप्ताहिक, सभी जगह मेरी खूब कहानियाँ छपी हैं। तो उसमें ये नहीं होता था, उसमें मेरी पूरी आज़ादी होती थी, इस सेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कहानी लौट आएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि 4 बजे तक ही देना है, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। तो वो, और कहा जो 500 शब्दों का आपने मुझे कहा, उसका सीधा संबंध अनुशासन से है मेरे से। जैसे कि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं और उसकी दवा आपको रोज खानी है, एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते ना। तो वही लिखने का अनुशासन है। लोग इसे बहुत वो कहेंगे कि ये मैकेनिकल है, या ऐसा क्यों है भाई, लेखक तो अपने मन मौजी होता है, मन का मालिक होता है, तो वो जब चाहे तब लिखे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करता। समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे का ही है, जिसमें 6-7 और हो सकता है 8 घंटे आप सोने में भी निकाल दें, है ना, क्योंकि नींद भी प्रॉपर चाहिए आपको। और उसमें फिर आपके पास बचा क्या, 8 घंटे निकल गए, 16 घंटे बचे हैं, और उसमें भी आपको कितनी तरह के काम करने हैं। और चूंकि मुझे घर के काम करने का बहुत शौक है, मुझे लगता है कि जब माउस वाला कंप्यूटर था, फिर लैपटॉप आ गया और वो सब, तो हर वक्त आप उसके सामने बैठे नहीं रह सकते, आपको एक ब्रेक चाहिए चीज़ों से। और ब्रेक मैं सोचती हूँ कि खाना बनाना बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में एक अरहर की दाल कोई ले लीजिए, या कढ़ी को ले लीजिए, हर घर की कढ़ी अलग स्वाद की होगी, हर घर की अरहर की दाल अलग बनी होगी, हर घर की रोटियों की गोलाई, मोटाई, उनको बनाने का ढंग, कोई तवे पे ही सेक देगा, कोई चूल्हे पे सेकेगा, कोई चूल्हे की आग इधर करके उस पे पलट पलट के सेकेगा। फिर रोटियों के कितने तरीके, बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, मिस्से आटे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ज्वार की रोटी है। क्रिएटिविटी है, प्योर क्रिएटिविटी, जिससे कि हमने घरेलू कह के एक तरफ खिसका दिया है। हाँ। और इसके पीछे फूड इंडस्ट्री है। आप घर का खाना खाएंगे तो उनका माल कैसे बिकेगा। तो आज ही मैंने एक लेख लिखा था कि घर के खाने को स्त्रियों की हैसियत से जोड़ दिया गया है, कि भाई आप जो है घर का खाना बनाते हैं, ये भी कोई काम है। आप एक एम्पावर्ड वुमेन है, आप कोई घर का खाना बनाने के लिए हैं। क्यों भाई, हेल्थ आपकी है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे घर का खाना खाना है आपको, घर का खाना खाइए। आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए, वो कहेंगे घर का खाना खाइए, है ना, जिसमें कम नमक, कम चीनी, कम फैट हो। तो उस तरह के घर का अचार बनाना मुझे बहुत शौक है।
अचार बनाने का बहुत शौक है और मैं तरह तरह के अचार बनाती हूँ। तो उसमें मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। मेरा शौक, मेरी मर्जी। अभी अचार बना रही हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो कहता है मुझसे कि तुमको मैंने अनोखा ही देखा है कि वो एक बार कलकत्ता में था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो हमारे घर ही आके ठहरता था तब। तो एक दिन मुझे कुछ लिखना था तो मैं किचन में जाके दाल चढ़ा के आ गई, सब्जी चौंक के आ गई और फिर मेज पे बैठ के लिखने लगी। और फिर 5-7 मिनट बाद गई, सब्जी चढ़ा दी और दाल की सीटी 2-3 लग चुकी थी, वो बंद कर दी। तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर एक कैरिकेचर लिखूंगा। ऐसा देखा है मैंने किसी को कि जो दाल भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है और लिख भी रही है। कोई किसी क्रिएटिविटी जैसे घर में पेड़ पौधे लगाना कितनी बड़ी क्रिएटिविटी है। माली से बात करके देखिए, वो आपको बताएगा कि किस पौधे की उम्र कितनी होती है, किस पौधे पे कब फूल आएंगे, किस पौधे को कलम की जरूरत है, किस पौधे की डालियां ही गमले में या धरती पर उग सकती हैं। तो क्या ये कम बड़ा ज्ञान है? लेखकों को ये गलतफहमी होती क्यों है कि सारा ज्ञान का ठेका उन्हीं के पास है। मेरी दादी या मेरी माँ या मेरी नानी बुआ कितनी तरह के खाना नहीं बनाना जानती थी। हर तरह की मिठाई, हर तरह का नमकीन, और फिर रिसाइकलिंग, जिसको आज आप बहुत पैसा खर्च करके रिसाइकलिंग की बात करते हैं और तमाम तरीके के एजेंडे चलाते हैं। हर चीज की रिसाइकलिंग जानती थी ना वो। वो कम बड़ी क्रिएटिविटी थी, पर हमने कभी उन्हें सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि वो नौकरी नहीं करती थी, वो पैसे नहीं कमाती थी और इसलिए उनके श्रम की कोई कीमत नहीं थी। मैम आपने जिक्र कर ही दिया तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपके इस 2 लोगों के परिवार में, जिसमें आदरणीय सर भी रहे और आप रहे, हम लोगों को बहुत मांझा है उन्होंने अपने तरीके से। जैसे हम नंदन पढ़ते रहे, थोड़े बड़े हुए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रोफेसर सुधीर पचौरी जी का आर्टिकल जो आता था, जो कॉलम आता था सहारा में, मुझे लगता है ना हमने उनसे शब्द सीखे हैं, बल्कि उत्तर आधुनिकता के बहुत सारे बिंब और बहुत सारी थ्योरीज भी सीखी हैं। और वो जो कैरिकेचर सर का बन के आता था वो हमारे मन मस्तिष्क में है। तो अगर मैं सिर्फ एकदम छोटी सी इस फैमिली की बात करूं तो इस अकेली फैमिली ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनना मैम कि जब आपने नंदन ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से ये वही साल है जब आपकी कोर्ट मैरिज शादी भी हो रही है। तो आप सर से ये क्षमा शर्मा जो है सुधीर पचौरी जी से कहाँ टकरा जाती हैं और कैसे कोर्ट मैरिज हो जाती है? हाँ, ये अक्सर सवाल लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे इसे कहने में ये नहीं है कि अगर मेरा लव अफेयर होता तो मेरी शादी, मतलब लव अफेयर को बताने में कोई दिक्कत है, लेकिन लव अफेयर जैसी चीज नहीं थी। मेरे भाई के दोस्त थे, जो मेरे छोटे भाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो इंजीनियर और यहाँ डेसू में थे, तो वो उनके दोस्त थे ही और उसी जगह से आते हैं जहाँ से मेरे भाई और या हम लोग आते हैं। तो इस बहाने एक ही शहर, एक ही गांव के आसपास के होने के नाते दोस्ती थी, अक्सर घर में आना जाना था। मेरी बहन की शादी हुई थी 2 महीने पहले, जो मुझसे बड़ी बहन है। उसके बाद जाहिर है कि मेरे भाइयों को ये चिंता हुई, पिताजी नहीं थे, कि इसकी शादी। तो मैं तो नौकरी भी करती थी, अपने पाँव पे भी खड़ी थी, और सुधीर जी से मेरा परिचय भी था, लेकिन उनसे मेरा विवाह हो सकता है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि वो बहुत ही, मतलब वो एक, जिसको कहना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विख्यात थे जो बहुत ही गुस्से वाला है। विख्यात क्या, कुख्यात कहूँगी, फर्स्ट इंप्रेशन, हाँ, कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं और ये वो। तो एक दिन उनका फ़ोन आया मुझे दफ्तर में और कहने लगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। एंड इट वाज अ शॉक, यू नो, कैसे कोई किसी को कह सकता है ना? कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है मेरे उनके बीच में, मेरा उनसे मिलना भी नहीं था कभी। 6-7 महीने में, 10 महीने में, या मेरी बहन की शादी के वक्त वो आए थे, मैं घबरा गई। उन दिनों ऑफिस में डायरेक्ट लाइंस नहीं थी जी, है ना, वो एक्सचेंज से नंबर मांगना पड़ता था, और घर में भी फ़ोन नहीं था। मेरी माँ जो है, वो मेरे जो भाई जिनके बारे में मैं कह रही हूँ जो एक्सेंट थे,
उनके साथ मायापुरी में रहती थी और वो ऑफिस से मायापुरी बहुत दूर था और कोई ऐसे साधन भी नहीं थे ना इतने पैसे दें कि मैं कैब करके जा सकूं या ऑटो में जाऊं, बस में ही जाना है और बस कब आएगी कुछ पता नहीं है। तो अब क्या करूं, मैं एकदम वो हो गई। तो वो कहने आपसे लगे, कुछ जवाब देते नहीं बना? जवाब देते नहीं बना और वो फ़ोन किसी और की मेज पे था। अरे तो मैंने कहा अच्छा आप शाम को दफ्तर आइए, ऐसे बोला मैंने। अब और घबराहट हुई कि मैंने उनसे कह दिया कि दफ्तर आना। तो मैं एडिटर के कमरे में गई, उनके पास डायरेक्ट लाइन थी। तो मैंने कहा भाती जी मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? कि करो। अब मैंने अपने भाई के दफ्तर फ़ोन किया क्योंकि घर में तो फ़ोन था नहीं। भाई कहीं वो थे, उसी परिसर में थे लेकिन इधर उधर कहीं थे। जी। तो देर तक फ़ोन होल्ड पे रहा हम्म। और फिर भाई आए तो मैंने उनसे कहा कि आप ना मेरे दफ्तर आ जाइए। और मेरी भाभी जो थी वो अब नहीं है, वो सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर थी। तो मैंने कहा उनको भी ले आइए। मेरी बड़ी बहन भी थी जो अपने ससुराल से आई हुई थी, तो बोले कि उसे भी ले आऊं। मैंने कहा ले आओ। अब क्या हुआ मेरे भाई घर में पहुंचे, दफ्तर से निकल के उसी कंपाउंड में घर भी था। तो वो पहुंचे और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि उसका फ़ोन आया था और पता नहीं क्या बात है। उधर एडिटर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात हो गई है, सबको क्यों क्यों बुला रही हो सबको, बताओ। अब मैं उन्हें क्या बताऊं। तो मेरी माँ कहती है कि वो जो कहती थी ना वही वाला फ़ोन तो नहीं है। तो क्योंकि मैं अक्सर उनसे मजाक में कहती थी, मेरी बड़ी बहन के लिए वो अक्सर लड़के देखते रहते थे, परेशानी में फंसते थे। तो मैं उनसे मजाक में कहती थी कि मैं तो जब शादी करूंगी तो एक फ़ोन कर दूंगी अरे तो मेरी माँ ने उनसे हंस के कहा मेरे भाई से कि कहीं वही वाला फ़ोन तो नहीं है। तो वो लोग बोले कि पता नहीं, अरे जो मैया जी तुम पता नहीं क्या मजाक कर रहे हो, जाने लड़की किस मुश्किल में फंसी है। अब वो आए शाम के वक्त, छुट्टी 6 बजे होती थी। तो वो आए तो मैं ये कि दफ्तर वाले ना सुन लें वो एक हाँ वो संकोच भी था है, मेरे हाँ मन में। वो भी। और उधर एडिटर दूसरे लोगों को बुला के पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है हुआ इस क्या है? लड़की को, क्या उन्हें हो लगा गया। वो यहाँ कुछ हो गया नहीं है। कुछ बात है कि बुला बुला रही है अपने घर वालों को। तो मैं नीचे उतर के आई, सीढ़ियों जी, उतर के, तो सामने से मेरे भाई और मेरी बहन और भाभी थे। तो मैं अपनी बहन, भाई के सामने नहीं, बहन और भाभी को पकड़ के ले गई और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोले अच्छा। वो भी एकदम चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर भाई साहब ने पूछा कि क्या बात है, क्या कह रही है। तो वो बोले कि ये कह रही है। वो भी थोड़ा चौंके। तो फिर तभी सुधीर जी आ गए। तो तय हुआ कि बड़े भाई के पास चलते हैं। तो सब, अब मुझे चूंकि मैं पढ़ने लिखने वाली थी और उनका भी पढ़ा लिखा हुआ पढ़ती थी, तो मुझे लगा शादी तो होनी है, भाई साहब लड़के देख रहे हैं। तो एक एक तरीके से जैसे ये कहते हैं ना कि अपने आप ही कोई लड़का घर में आ गया। तो वहाँ पे गए तो कालका जी में गए, वहाँ से कनॉट प्लेस से। तो भाई साहब सामने से आए और उन दिनों ड्यूटा का इलेक्शन चल रहा था। तो वो ड्यूटा के इलेक्शन के बारे में बातें करने लगे और सुधीश जी ड्यूटा में बहुत एक्टिव थे। तो बातें करने लगे। अब बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं कि जो असली बात जिसको करने आए वो हो नहीं रही। हाँ। तो फिर बीच में काट के मेरे छोटे भाई ने, जो मेरे दफ्तर आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपसे एक बात करनी है। तो बोले कहो। कि जो पचौरी जी हैं ये गुड़िया से विवाह करना चाहते हैं। तो मैं तब तक दूसरे कमरे में आ गई थी। तो मेरे भाई ने कहा आई ग्लैडली एक्सेप्ट इट। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल समय नहीं लिया और बुलाओ उसे कि वो राजी है कि नहीं मेरे लिए कहा। हाँ। मैं दूसरे कमरे में थी, मुझे बुलाया गया तो मैं बिल्कुल सिर झुका के खड़ी हो गई तो
उसके बाद फिर अब ये होने लगा कि शादी कैसे होगी। तो सुधीश जी ने कहा कि मुझे कोई रिसेप्शन नहीं चाहिए, कोई बैंड बाजा बारात नहीं है, मुझे कोर्ट में शादी करनी है। उन दिनों किसी लड़की की कोर्ट में शादी होना एक तरीके से कलंक की तरह जी था। जी जी तो मेरे रिश्तेदारों ने भी, सारे आसपास के सारे रिश्तेदार पड़ोसी के, अरे भाग गई होगी, कोई शादी वादी नहीं हुई है, भाग गई होगी। तो खैर शादी के दिन जो 17 अगस्त था, कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में शाम तक मजिस्ट्रेट ही नहीं आए, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। खैर मजिस्ट्रेट आए तो हम अंदर गए। तो उसमें एक छोटा सा वो था जिसमें कि भाई मैं इनको अपनी लीगल वाइफ या लीगल हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमने पढ़ा और साइन किए। फिर मजिस्ट्रेट ने साइन किए। मजिस्ट्रेट ने पूछा मेरे भाइयों से, हाँ, क्योंकि उनके लिए भी शौक है। नहीं, क्योंकि एक अवधारणा ये थी कि घर से भागी हुई लड़कियां कोर्ट में शादी आती करती हैं, हैं। हाँ, हाँ। तो मेरे भाइयों से पूछा कि आप तो इनके रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि शक्लें बहुत मिलती थी। तो मेरे भाइयों ने कहा हमारी छोटी बहन है। तो वहां से निकले। अब हम घर आए, कैब में बैठ के आए घर। हाँ, इससे पहले मेरी माँ ने हम जब शादी की बात करने गए तो फिर लौट के मायापुरी गए। अच्छा, तो मेरी माँ को पता चला। हाँ। तो माँ बोलती है मैंने कहा था ना कि वही फोन है। और फिर अगले किसी दिन उसने कहा कि ये लड़की भी ऐसी ही है, बहुत ही गुस्से वाली है, और लड़का तो उसके बारे में तो मशहूर है, अगले दिन पोटला बांध के आ जाएगी वापस। तो फिर वहां पे कोर्ट में जो था 15 रुपए फीस लगी जी। सिर्फ शादी की। तो मेरे भाई हर एक से बाद में कहते थे कि मेरी बहन की शादी 15 रुपए में हुई है, मात्र 15 रुपए में हुई है। तो उसके बाद जब हम घर आए, जो कोर्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद, तो मेरे छोटे भाई, उनको लगा कि यार ये लड़की जो है खाली हाथ जा रही है, ना इसने हमसे एक साड़ी ली, ना कहीं से, ना लड़के वालों से कोई साड़ी ली, ना लड़की वालों से कोई साड़ी ली, ना कोई गहना, ना गुड़ियाँ, तो क्या करूं। तो वो बाजार गए और 2 किलो की बढ़िया क्वालिटी की मिठाई लेकर आ गए। तो सुधीर जी ने कहा कि, और उनको देने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये किस लिए, कि ये आपके दोस्तों के लिए है। कि नहीं, दोस्तों को हम अपने पास से खिला देंगे। और वो मिठाई भी उन्होंने ली। अरे, और उन्होंने जीवन भर, इतना लंबा समय हो गया, जीवन भर घर से कुछ नहीं लिया। और बल्कि मुझे अगर किसी ने देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दिलवा दूंगा ना, ये अपने आप नौकरी भी करती है, ले भी लेगी। तो मेरी माँ बहुत परेशान होती थी कि ये क्या। और भाई अरसे तक सुनाते रहे कि तुम जो पचौरी जी ने हमारे 2 किलो मिठाई का डिब्बा भी नहीं लिया। तो इस तरह ये कहानी हुई। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और किसी दिन अगर पचौरी सर मिल गए तो उनसे पूछूंगा कि अचानक क्षमा मैम कैसे आपके मन में आ गई, और मैं खुद भी आज तक कहाँ से ये पूछती हूँ आत्मविश्वास उनसे। भी आता है कि आप आज सीधे फोन करें। और हाँ, ऐसा होता है क्या कि कोई फोन पे आपको पीछे कोई बातचीत नहीं, किसी से बातचीत चल रही है, किसी से कोई तो अफेयर समझ चल में रहा है, तो आता वो है। फोन पे क्या हाँ। कुछ। आज तो जी खैर जी चीजें जी बहुत जी आसान जी। है। उस समय कोई फोन पे सीधा आपसे कह रहा है कि शादी करोगी। अब एक लड़की के लिए जो शायद 21 साल की भी नहीं है, उसके लिए ये बड़ी आफत है। और वो 6 महीने उसे नौकरी करते हुए हैं मात्र। जी जी। लेकिन ये था कि निर्णय बहुत अच्छा रहा। हम सबके लिए निर्णय बहुत अच्छा रहा। मैम, मैं आपको सुन रहा था तो ये सोच रहा था, कुछ संजोग कितने सुंदर होते हैं कि सच में फोन आया और फिर आपकी हाँ, शादी मैं हो कहती हूँ गई। उनसे अक्सर कि अगर फोन नहीं होता तो क्या करते, लव लेटर लिखते। तो यहाँ से मेरे मन में एक सवाल आ गया मैम कि किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि आपने कभी नोटिस किया कि सुधीर पचौरी जी और क्षमा शर्मा जी कभी एक स्टेज पे साथ नहीं होते? हाँ, ये सच है क्या मैम? अक्सर। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि पति पत्नी को जरूरी तौर पर एक स्टेज पर जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। 1-2 प्रोग्राम में, जैसे 2 साल पहले मैं कथाक्रम के प्रोग्राम में गई थी। मैंने शैलन जी से कहा भी था कि आप उन्हें बुला रहे हैं तो मुझे मत बुलाइए।
या कि अन्य कोई प्रोग्राम जिसमें कि यहाँ दिल्ली में भी हम कोशिश करते हैं कि एक ही प्रोग्राम में दोनों पार्टिसिपेट ना करें। हाँ, अगर वो सेशन अलग-अलग हैं तो करें। कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी नहीं अच्छा लगता है। तो और उन्होंने कभी मेरी किसी रचना का आज तक ज़िक्र नहीं किया, कभी नहीं। और मुझे ये इस पर गर्व है, गौरव है कि मुझे मतलब मैं उनकी वाइफ़ हूँ, अच्छी बात है, मैं एक लेखिका हूँ, उसका उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला है, लेकिन वो मुझे ये नहीं करते कि मेरा प्रोमो करें। और मुझे इस बात पे गौरव है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग ऐसा करते पाए जी, जाते जी, हैं। जी। क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा मैम कि हम लोग जब आपको देखते हैं ना तो हम सीखने की ही कोशिश करते हैं। तो कई बार पब्लिक लाइफ में जब हम होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन जब हम आप बड़ों को देखते हैं तो हम सीखते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। नहीं, तो वो तो मुझे लगा ये अक्सर सवाल पूछना एक चाहिए। बहुत बड़े राइटर हैं, नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने एक बार कहा कि वो सुधीश पचौरी अक्सर अकेले ही आते दिखते हैं किसी अच्छा। शादी विवाह समारोह में। हुँ, हुँ। और इस बात पर मतलब उन्हें हंसने लायक लगी ये बात, हुँ, हुँ। और मजाक उड़ाने लायक। और कुछ ऐसे कि सुधीश पचौरी जैसे अपनी वाइफ को बहुत दबा के रखते हैं, जबकि बात इसके विपरीत है। बिल्कुल उलट, हाँ। विपरीत क्या है कि मैं 7 बजे तक घर लौटती थी, जी। अगले दिन 7 बजे मेरे बच्चों को जाना है, हुँ। और उसके बाद में उससे पहले मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं साड़ी बदलती भी नहीं थी, सीधे किचन में जाती थी, हुँ, हुँ, हुँ। और जो भी बनाना है उसको चढ़ाया, फिर कपड़े बदले। हुँ, हुँ। उसका कारण ये है कि बच्चे तो, उनको तो 8 साढ़े 8 तक मैं सुला दूँगी, हुँ, हुँ। उन्हें खाना खाना है। सुधीश जी दोपहर में होमवर्क करवा के, उन दिनों वो इवनिंग कॉलेज में थे, हुँ, तो हुँ, हुँ। करवा के जाते थे उन्हें हुँ, होमवर्क। हुँ। जो बच गया, तो मैं कई जो मेरी बच्ची थी उसको मैं स्लैब पे बिठा लेती थी, हुँ, हुँ, हुँ। और रोटी बेलती जाती थी और बताती जाती थी कि यहाँ ये कर लो, यहाँ ये लिख लो, यहाँ वो कर लो। और मेरी प्रायोरिटी में बच्चे रहे हैं। हुँ, मेरी प्रायोरिटी में किसी से मिलना-जुलना, सोशलाइज़िंग, या आप कह सकते हैं गोष्ठियों में जाना। मैं बहुत कम गोष्ठियों में जाती हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कम। मेरी प्रायोरिटी में नहीं रहा। हुँ, हुँ। मुझे हाँ लिखना है, मैं घर में बैठ के लिख लूँगी। मैं शराब नहीं पीती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। सुधीर जी शराब नहीं पीते। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। दारू पार्टियों से, कोई दारू पीता है उसकी चॉइस है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे इसमें कोई जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं पीती, ना मैं पीना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने वहाँ बेटे के पास गई, मैं अक्सर जाती हूँ, तो वो लोग, मतलब ये बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, लोग इसका थोड़ा अलग अर्थ ले सकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से बिज़नेस क्लास की टिकट करते हैं, क्योंकि हुँ, उन्हें हुँ। लगता है कि तुमको दिक्कत होगी हुँ, आने में। हुँ। तो अब उस क्लास में ये है कि लोग एक ही काम करते हैं, दारू, जब जितने देर जहाँ से यात्रा शुरू हुई जहाँ खत्म हुई, दारू ही दारू पीते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने अपनी बहू से कहा, ये 2023 की बात है, कि यार एक आदमी जो था ना, वो हर 5 मिनट पे हुँ, हुँ। एयर होस्टेस को बुलाता था या वो लेने जाता था। तो मैंने कभी दारू नहीं पी, मैं भी पीऊँगी एक दिन। तो मेरी बहू गई, वो लोग नहीं पीते हैं दारू, जी। वहाँ पे रहते हैं फिर भी। और एक बॉटल जो किसी ने गिफ्ट की थी, हुँ, बहुत हुँ। अच्छी क्वालिटी की विस्की लेकर आई। हुँ, बोले, हुँ। मम्मी आज आप अपना शौक पूरा कर ही लो। हुँ, 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 हुँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरे कोई ऐसे एम्बिशन कभी नहीं रहे, ना मुझे साहित्य या लेखन में अमरता प्राप्त करनी है, हुँ। नहीं करनी, क्योंकि अमरता एक मिथ है, जी। कोई भी अमर नहीं है। हुँ, हुँ। प्रेमचंद के ज़माने में कितने लेखक नहीं रहे होंगे, हुँ, हुँ। लेकिन आज सिर्फ आप प्रेमचंद को ही जानते हैं ना, या जयशंकर प्रसाद को जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुँ, को हुँ, जानते हैं, हुँ, प्रताप हुँ। नारायण मिश्र जी को जानते हैं, इसलिए कोर्स में लगे हुए हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे ये भी कोई गलतफ़हमी नहीं है कि मैं वेद व्यास हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। या कि वेदों की रचनाकार हूँ। एक मामूली सी स्त्री हूँ, जो अपने समय का उपयोग बैकबाइटिंग, बिचिंग के मुकाबले हुँ, हुँ। इसमें करती हूँ कि कुछ लिख पढ़ सकूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने अ, अखबारों में लिखना चालू किया,
और अखबारों के लिए शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया और मैं आज तक भी लिखती हूँ। और उसका मेरा बना बनाया शेड्यूल भी है कि मैं सवेरे के वक्त खाना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं लिखने बैठ जाती हूँ और वो लंच तक चलता है मेरा कोई भी कॉलम लिखने का समय। लेकिन आज भी मैं आपके यहाँ आने से पहले मुझे भाषा पत्रिका वालों ने बहुत पहले शायद 1.5 महीने पहले कहा था कि हमें एक लेख लिख दीजिए। वो न जाने क्यों मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ रात को सोने से पहले, तो मेरी लिस्ट में न जाने वो कैसे छूट गया। अरे तो कल उनका मुझे मैसेज आया कि मैडम लेख नहीं भेजा आपने। तो मुझे याद आया कि ओ गॉड, मुझे 3000 शब्दों का लेख लिखना है और मैंने कुछ किया नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि माफ़ी दीजिए, मैं आपको 2 दिन में भेज दूँगी। तो आज मैं सवेरे मैंने आज एक बड़ा मतलब उसका करीब 2100 शब्द आज मैंने लिखे हैं अरे सवेरे। तो मैं एक अनुशासन के ढंग से काम करती हूँ और मुझे अमर नहीं होना है। आई एम मुझे श्योर किसी का मैम, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब आप दूसरी बात, सुधीश जी के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और बाकी कोई क्या कह रहा है कि क्षमा शर्मा एक स्टेज पे नहीं होती, नहीं। आप क्षमा शर्मा की चिंता मत कीजिए। मैं अपनी चिंता खुद कर लूँगी। नहीं, ये बहुत सकारात्मक होके ही मैंने पूछा था मैम, हाँ। क्योंकि मुझे पता नहीं, था मैं कि जानती हूँ लोग मतलब कि ऐसा है कि जब 2 बड़े लोग कोई निर्णय करते हैं तो वो बहुत उसमें एक ज़रूर कोई बात होती है। तो ख़ैर मुझे एक और चीज़ मन में याद आ गई मैम कि जब आपने वो 2100 वर्ड के लेख लिखे होंगे तो आई एम श्योर आपके किचन में जो स्टिकी नोट्स के आइडियाज़ होंगे, कुछ मदद ज़रूर करते होंगे जो आप काम करते वक़्त भी दर्ज करती आज चलती सवेरे हैं। जब मैं घूमने गई थी, मैं सवेरे उठ के हम लोग मैं और सुधीश जी चाय पीते हैं और चाय का सेशन लंबा है 1 घंटा। हाँ, हाँ। और उसमें ये है कि आज तक चाय मैंने कभी नहीं बनाई। अरे! मैं पूरे दिन चाय नहीं पीती हूँ। सिर्फ़ मेरा एक बहुत इतना सा कप है, वो एक मग के बराबर ही वो 2 चाय होती होंगी। वो 2 चाय और 1 बिस्किट खाती हूँ मैं सिर्फ़ सवेरे। तो सुधीश जी ही चाय बनाते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, वो हुँ। सेशन हमारा लंबा चलता है। उससे पहले, उस सेशन से पहले मैं योग वगैरह करती हूँ, जी, प्राणायाम जी, करती हूँ जी। और मैं किचन में दाल चढ़ा के आ चुकी होती हूँ और सब्ज़ी। मेरे यहाँ कुक है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे खाना बनाना पसंद है, जैसा मैंने हुँ, आपसे हुँ, कहा। हुँ। तो मैं उसको चढ़ा के आ चुकी होती हूँ और जब तक चाय हम पीते हैं 1 घंटा सब कुछ बन चुका होता है हुँ, हुँ, मेरे हुँ, लिए कुछ। हुँ, उसके बाद मैं घूमने जाती हूँ अक्सर, जब हुँ, बारिश हुँ। वगैरह नहीं हो रही है तो मैं जी। घूमने जाती हूँ। हुँ, हुँ, तो जो लेख आप कह रहे हैं उसको, उसके बहुत से पॉइंट्स हुँ, हुँ, मेरे हुँ। दिमाग में चलते रहे जी, जी। और मैं लौट के आई और मैंने अपनी डायरी में उनको पॉइंट्स के हिसाब से लिख लिया। ऐसे बहुत साल पहले, शायद 20 साल पहले, जागरण से एक लड़की आई थी, रचना हुँ, था शायद उसका नाम। हुँ, हुँ। तो उसने, मैंने ये लिखा भी है कहीं, तो उसने पूछा कि मैडम आपको कहानियों के आइडियाज़ कहाँ से कहाँ आते से हैं? आते हैं? तो मैंने कहा कि रोटी बेलते हुए। और जो आइडिया आता है, आइडिया आप चूँकि खुद इससे जुड़े हैं, वो एक फ्लैश की तरह से आता है। हाँ, हाँ। आइडिया आया और गया, जी, जी, जी। उसको पकड़ना। जी। बहुत से लेखक लोग अपने सिराने कलम और वो रख के सोते हैं, पेन हुँ, और हुँ, कॉपी। हुँ, तो हुँ। मैं अगर किचन में कोई आइडिया आया या कि मैं और कोई काम कर रही हूँ और मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है, तो मैं किचन में ही आऊँगी, पेंसिल रखी हुई है और पर्चियाँ लटकी हुई हैं, हुँ, हुँ। उसमें मैं सेंट्रल आइडिया लिख देती हूँ। उसके कीवर्ड्स। बाद वो डेवलप करना बहुत आसान होता है। जी, जी। मैम 2 और चीज़ें पूछना चाहूँगा हुँ। और फिर आज की बतरस ख़त्म करेंगे मैम। अ, जैसे मैम परिवार में पुरुष हैं, स्त्रियाँ हैं, ठीक है। लेकिन कार्यक्षेत्र में जो पुरुष हैं और कार्यक्षेत्र में जो स्त्रियाँ हैं, हाँ, हाँ। उनके बारे में मैं आपसे पूछूँगा क्योंकि ठीक है, जैसे आपके केस में कि आपको एक सुलझे हुए पुरुष मिले, लेकिन कार्यक्षेत्र में तो उसी समाज से पुरुष मिलते रहे होंगे, तो चुनौतियाँ तो खूब आई होंगी। और कार्यक्षेत्र की जो स्त्रियाँ हैं, कई बार एक ये भी विमर्श चलता है कि स्त्रियों को स्त्रियाँ ही परेशान कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कार्यक्षेत्र शब्द इस्तेमाल किया है कि कार्यक्षेत्र के पुरुष और कार्यक्षेत्र की स्त्रियाँ। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। जी। वो लेडी कॉलेज की टीचर्स थीं हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा कि हमारी प्रिंसिपल हमें मैटरनिटी लीव तक नहीं देती हुँ, हुँ, हुँ। और हमें मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई परेशानी हो तो वो कहती हैं कि भाई आप क्या इकलौती प्रेग्नेंट हुई हैं? हुँ, 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 तो आपकी बात सच है। हुँ। लेकिन अ,
अच्छे बुरे का परसेंटेज होता है। विमर्शों ने क्या कर दिया है कि हमें हर जैसे किसी की एक स्याह पिक्चर पेंट करनी है, जैसे कि पुरुष की स्याह पिक्चर पेंट करें, जो पिंक फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिज्म के मुकाबले रेडिकल फेमिनिज्म का ये है कि पुरुषों की जगह नहीं है ना स्त्रियों, जबकि ऐसा है तो नहीं। मतलब वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं। हाँ, जबकि ऐसा है तो नहीं। मेरे एक पुरुष को हमने आइडेंटिफाई सिर्फ एक बॉयफ्रेंड या एक पति के तौर पे ही क्यों किया है? मेरे घर में मेरे भाई भी हैं, मेरे पति भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरा बेटा भी है। तो अक्सर आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि घर के पुरुष तो सब महान हैं, बाकी के पुरुष सब खराब हैं। ऐसा क्यों? यदि मेरे घर के पुरुष मेरे अपने हैं और महान है, तो बाकियों के लिए तो वो बाहर के पुरुष हैं ना। तो जो जनरलाइजेशन का वो होता है ना, वो ठीक नहीं है। माओ ने कहा था कि एटॉमिक वॉरफेयर के बाद भी कॉकरोच जिंदा बच जाते हैं। जी। यानी कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। स्याह सफेद के परसेंटेज हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि पुरुष सारे राक्षस नहीं, तो सारी स्त्रियां देवियां भी नहीं है। आजकल जितनी कितनी खबरें आती हैं इस तरह की। और घर में पुराने जमाने की कथाएं ही पढ़ी है आप, अपने अनुभवों से तो हम सब जानते हैं कि बहू को सबसे ज्यादा सताने वाला कौन होता था। ठीक है ना। तो वो स्याह सफेद नहीं, वर्किंग प्लेस में भी बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से लोग आपको आउट ऑफ द वे जाके मदद करेंगे। वो आपकी स्त्री होने की कोई कीमत भी नहीं मांगते। सारे पुरुष बदमाश नहीं है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आपको देख भी नहीं सकती। वो ऐसी चीजें आपके बारे में कहेंगी जो आपको ही नहीं पता है। आपको ही नहीं पता। जी। तो मैं समझती हूँ कि विमर्शों की सबसे बड़ी कमजोरी ये 100% करने हम। 100% कुछ भी खराब नहीं होता जो है। एक बाइनरी सेट 100% कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यदि ऐसा हो 100% मान लीजिए सब अच्छा हो, तो हमारे विकास की सारी योजनाओं की जरूरत क्या है? वो रुक ही जाएंगे ना, क्योंकि 100% सब अच्छा है। 100% सब बुरा है तो हम जिएंगे कैसे? क्या सारे कालिक में हम जी सकते हैं? नॉर्वे में 6 महीने सूरज नहीं निकलता है, किस हाल में हम लोग जीते हैं? तो 100% का तर्क थोड़ा गलत है। वो होना नहीं चाहिए। जो सताया गया है उसको न्याय मिले। अपने यहाँ के जो कानून है उनसे शिकायत ही ये है कि वो एक तरफ उंगली उठाते हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जस्ट लाइक 498A या सेक्सुअल हैरेसमेंट या ये क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो भी सताया गया है, चाहे स्त्री या पुरुष, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हमने पहले आरोपी को ही अपराधी बना दिया। ये तो अदालत भी नहीं कहती। गवाह जब तक न हो, जब तक आरोप साबित न हो जाए, आप अपराधी नहीं होते हैं। तो स्त्री विमर्श ने निश्चित तौर पर स्त्रियों को एम्पावर्ड किया है। मेरे ज़माने में जब मैं नौकरी करने गई थी तो उस बहुत बड़ा ऑफिस था, अब हजारों लोग काम करते थे, लेकिन स्त्रियां मात्र शायद 20 भी नहीं होंगी। जब मैंने छोड़ा तो मोर देन 30-40% स्त्रियां थी। इसका क्या मतलब हुआ? मंच पे ये कहने से काम नहीं चलता है कि कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है अभी तक। मैं एक बार बोलने साहित्य अकेडमी में गई तो मैंने कहा कि अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ खड़े होके बोल नहीं रही होती। और इस पूरे पैनल में स्त्रियां हैं। मेरी दादी नानी तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैम, आखिरी सवाल लूँगा मैं, और ये सवाल मुझे ज़रूर आपसे करना चाहिए क्योंकि आज का जो समाज है, आज की जो चुनौतियाँ हैं, आप खूब वाकिफ़ हैं। अब लगभग सभी जगह शहरों में या बल्कि गाँव में भी अब तो छोटी फैमिलियाँ होने लग गई हैं, और शायद कभी चुनाव की स्वतंत्रता रही होगी कि आप महिला के लिए की नौकरी करें कि ना करें, लेकिन अभी का जो समाज है, जो आर्थिक दबाव है, कई बार तो उसमें चुनाव भी नहीं होता और दोनों काम कर रहे होते हैं, खासकर शहरों में। उसमें से 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो बच्चों की जो परवरिश है, और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बाल साहित्य से कि आप सशक्त हस्ताक्षर हैं, एक्चुअली लगातार कंट्रीब्यूट किया है आपने। तो एक मशवरा मैं आपसे लूँगा, जैसे मैं अपने मौसी से बात करता हूँ, बुआ जी से बात करता हूँ, वैसे एक मशवरा ले रहा हूँ।
हमारे आज की पीढ़ी के लिए भी, कि कई बार बच्चों की जो परवरिश है, घर में समय नहीं होता, उनके हाथ में गैजेट्स होते हैं और या उनका कोई ट्रॉमा है, कोई मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं। वैसे तो बड़े मॉडर्न लोग विज़िबल ऑप्टिक्स के लेवल पे बड़े मॉडर्न लगते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ को वो बिल्कुल ख़्याल नहीं करते। तो ये बहुत, जैसे एक तरफ़ा सजेशन देना आसान है, लेकिन उस पुरुष के बारे में सोचिए, उस स्त्री के बारे में सोचिए जो इन सभी दबावों के साथ है, किसी जॉइंट फैमिली में नहीं है, बच्चे की परवरिश फिर भी उसको करनी है। तो आप उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? एक तो जो आपने गैजेट्स की बात कही, हुँ, 2 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में भोपाल जा रही थी। हुँ, हुँ, एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी। सामने एक बिल्कुल युवा जोड़ा बैठा था जिनके 2 बच्चे थे। लड़की शायद 3 साल की रही होगी, हुँ, लड़का हुँ, 7-8 महीने का था। लड़का प्रेम में बैठा हुआ था जी। और बच्चे के हाथ में मोबाइल था। हुँ, हुँ, अचानक बच्चा रोने लगा, हुँ, 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 तो मेरा ध्यान गया कि हुँ, बच्चा हुँ, क्यों हुँ, रोया। तो पिता से सुना मैंने कि ओहो! इसका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो पिता ने फ़ौरन दूसरी वो वीडियो। मोबाइल लिया और दूसरा प्रोग्राम लगा दिया। हुँ, और अभी फ्लाइट, उनको कहीं और जाना था। हुँ, मैं 2 घंटे उन्हें ऐसा करते देखती रही। और बच्ची जो खेल रही थी, हुँ, उसने हुँ, जब भाई को ऐसा करते देखा तो उसने भी मोबाइल माँगा, तो हुँ, माँ ने अपना मोबाइल पकड़ा दिया। तो ये जो है ना कि हमें लगता है कि बच्चा हमसे कोई सवाल पूछेगा, हुँ, तो हम हुँ, परेशान होंगे। हुँ, यार वैसे ही बहुत काम है, यार ऑफ़िस के भी बहुत तनाव है, यार ये भी निपटाना है, वो निपटाना है, इसके सवालों का जवाब हुँ, लेक कैसे दें? टाइम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, हुँ, हुँ, तो वो एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर रहा है ना। हुँ, अगर आप उसकी समस्याओं का जवाब नहीं देंगे, हुँ, तो वो हुँ, बाहर वालों से पूछेगा। पूछेगा। हुँ, 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 और जब बाहर वालों से पूछेगा, हुँ, हुँ, तो क्या होगा? तो ये मुश्किलें हैं। और आज जो चूँकि डिंक इनकम ग्रुप जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ, उसमें ये मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं मिडिल क्लास में। हुँ, संयुक्त हुँ, परिवार टूट गए हैं, हुँ, उस तरह हुँ। से हैं नहीं। संयुक्त परिवार की अपनी मुश्किलें थी, जी, जी, जी। उसकी अच्छाइयाँ भी थी, हुँ, वो हुँ, टूट गए हैं। हुँ, और आर्थिक ज़रूरतों के ही कारण आमतौर पे हुँ, लोग नौकरी करते हैं। हुँ, हुँ, तो बच्चे को सुनना, हुँ, हुँ, या एनजीओज़ के साथ बहुत काम किया मैंने। हुँ, हुँ, और मैंने एक अजीब किस्म का वो देखा वहाँ पर, और जो अमेरिका में दिखता भी है या यूरोप में दिखता है, हुँ, कि हुँ, बच हेल्पलाइन लगी हुई है घर में। हुँ, हुँ, बच्चे का गलती से भी उस पे हाथ पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी आपके घर में। हुँ, हुँ, और वहाँ पे रिश्ता माता-पिता और बच्चे का ये दिखता है मुझे, मेरे कई लेख लिखे हुँ, कि जैसे माता-पिता ही सबसे बड़े दुश्मन है बच्चे के, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, इसलिए बच्चे को पुलिस बचाएगी आके। अरे! हुँ, अपने बच्चे को माँ-बाप बचाते हैं। हुँ। आपने नॉर्वे का तो याद होगा ना, जी, जी, वो जी, जी, बच्चों को जी। छीन लिया था मात्र हुँ, डाँट हुँ, के हुँ। आधार पे। उसपे एक बड़ी अच्छी हाँ, मूवी भी है रानी तो फौजी। एनजीओ जो वो किस कारण से ऐसा करते हैं, या बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएँ क्यों करती हैं ऐसा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चे को डाँटिए मत जी, हुँ, उससे किसी चीज़ की मना मत कीजिए। क्यों भई? बच्चा सड़क के बीचों-बीच खड़ा है, हुँ, हुँ, आप उसे बताएँगे ना कि भई सड़क के बीच में मत खड़े हो, हुँ, ना आप, कोई दुर्घटना हो सकती है, कुछ हो सकता है। बच्चा गीले हाथों से स्विच को छू रहा है, आप मना करेंगे ना? हुँ, अगर नहीं मानेगा डाँटेंगे भी। हुँ। डाँट का भी एक रिश्ता होता है, जी, और जी। वही डाँट सकता है जो आपकी केयर करता है। तो ये बच्चे को कुछ कहना ही नहीं है, तो वो हुँ, हुँ, सीखेगा कैसे जब तक आप हुँ, उसे हुँ, बताएँगे नहीं? हुँ, मैं तो टीचर्स के, मैं बहुत से स्कूलों में स्टोरी टेलिंग के लिए जाती हूँ, हुँ, हुँ, तो टीचर्स की यही शिकायत है कि आज हम बच्चे से कुछ भी नहीं कह सकते, हुँ, उसकी अच्छाई के लिए भी नहीं कह सकते हैं। हुँ, माता-पिता इतने पजेसिव हैं कि वो लड़ने आ जाते हैं। कई-कई स्कूलों में 100-100 मुकदमे चल रहे हैं, जो हुँ, पेरेंट्स ने दायर किए हुए हैं। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, टीचर टॉट रिलेशनशिप जो था, हुँ, 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 उसको नए सिरे से स्थापित करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, जहाँ अगर टीचर डाँट रहा है, तो वो आपकी बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा है, हुँ, हुँ। वो आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा है। और एक रिश्ता भी बन रहा है। हाँ, तो हुँ, एक रिश्ता भी है, डाँट का एक रिश्ता होता है, प्यार का ही हुँ, नहीं होता सिर्फ़, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। होना चाहिए। बहुत सुंदर मैम।
बहुत छुई मुई जनरेशन बनते हम जा रहे हैं। जब तक सास संभाल नहीं होगा, डांट डपट नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, मनोहार नहीं होगा, फिर रिश्ता कैसे वैसे बनेगा? भी ये है कि बच्चा आपके साथ कब तक रहेगा? जी। कॉलेज में पढ़ने जाएगा, वहाँ सब तो उसके अले लेले मेला मुन्ना नहीं करने वाले हैं नहीं ना, करने वाले। या मेली मुन्नी। जी। उसको चैलेंजेस को झेलना है। तो भाई हम्म। घर में, और ऐसे ही बच्चे जो है हम्म। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया में। और मेरी लड़की जो है उसने फार्मर्स सुसाइड पे पीएचडी की है। तो आमतौर पे अवधारणा ये है कि मेंटल हेल्थ शहराती और खाए पिए लोगों की समस्या है, जबकि ऐसा है नहीं। उसका कहना ये है कि किसान इससे सबसे ज्यादा गुजरते हैं, क्योंकि लोन उसको न चुका पाने की समस्या, फसलों को नष्ट हो जाने की समस्या, बच्चों के शादी विवाह, घरेलू कलह, एक पूरी तमाम एक। और किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं अपने देश में। बिल्कुल। फिर काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला मैम आपके साथ बातचीत करने में। बतरस की पूरी टीम की तरफ से हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके लिए। और बतरस के दर्शकों से एक अपील भी रहेगी कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हम जो एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आप सभी को बहुत धन्यवाद।